तनवीर के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। वो इस वक्त एक टैक्सी में बैठा क्रीमिया की एक रियासत हानोलो के मेन बाजार से गुजर रहा था। इमरान ने उसे मिशन के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील बता दी थी और फिर चार्टर्ड तैयारे के जरिए जब वो नाराग की तरफ चले तो इमरान ने उसे नाराग से पहले ही एक रियासत हानोलो में उतार दिया था। उसका नाम अब स्कॉट ब्लोटन था और उसकी जेब में स्कॉट ब्लोटन के नाम से तमाम कागजात मौजूद थे। स्कॉट ब्लोटन क्रीमिया का शहरी था और पेशे के लिहाज से वो शिकारी और हीरों का ताजिर था। उसकी मुस्तकिल रिहाइश और रियासत सलोगम में थी। इमरान ने उसे बता दिया था कि अब आगे जजीरा टापू में पहुंचना और फिर वहां से टार्जन जजीरे में पहुंचकर कमांडर हारिस का रेड रोज की गिरफ्त से निकाल लाने का सारा काम उसे खुद अकेले तौर पर करना होगा। अलबत्ता वापसी में कमांडर हारिस को उसने जजीरा टापू ले जाने की बजाय एक और जजीरा बशाम में ले जाना है, जहां उसे एक शख्स मर्फी को तलाश करना होगा और फिर मर्फी के हवाले कमांडर हारिस को कर देने के बाद उसका मिशन मुकम्मल हो जाएगा। इमरान ने उसे पूरे इलाके का तफसीली नक्शा भी मुहैया कर दिया था और साथ ही ज़रूरी हदायत भी दे दी थी। तनवीर ने इससे पूछा था कि इस बार वो बराह रास्त सामने क्यों नहीं आ रहा, तो इमरान ने उसे बताया था कि लीसाक और उसका ग्रुप उसे जानता है, इसलिए एक्स्ट्रो ने उसे सिर्फ लीसाक और उसके ग्रुप को उलझाने के लिए भेजा है। असल काम तनवीर ने करना है। और अब हानोलो के हवाई अड्डे से निकलकर टैक्सी में बैठा हुआ तनवीर इस मिशन के बारे में सोच रहा था। हानोलो में इसका कोई वाकिफ ना था, इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को होटल पाम गुरु जाने का कह दिया था। इस होटल का पब्लिसिटी बोर्ड उसने एयरपोर्ट में लगा हुआ देखा था। तनवीर को सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया था। उसे इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करना था ताकि जल्द अज जल्द कमांडर हारिस को बरामद किया जा सके, लेकिन अभी तक उसके जहन में कोई लाइन ऑफ एक्शन कायम ही ना हुई थी। चुनांचे उसने यही फैसला किया था कि वो होटल में बैठकर कोई बाकायदा प्लान तरतीब देगा। हानोलो बेहद जदीद रियासत थी, इसलिए तनवीर फराख और हमवार सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक के साथ साथ बुलंदो बाला इमारतों को भी साथ साथ देख रहा था। जनाब, अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात पूछूं? अचानक टैक्सी ड्राइवर ने पिछली सीट पर बैठे हुए तनवीर से मुखातिब होकर कहा और तनवीर जो अपने ख्यालात में मगन था उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। क्या बात है? तनवीर ने कदरे बिगड़े हुए लहजे में पूछा। आप शायद पहली बार हानोलो आए हैं, टैक्सी ड्राइवर ने, जो एक नौजवान क्रीमी था, मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ये अंदाजा कैसे किया? तनवीर ने होंठ काटते हुए पूछा। आप जिस तरह यहाँ की इमारतों को देख रहे हैं उससे यही पता चलता है। और जनाब, अगर आप वाकई पहली बार यहाँ आए हैं तो फिर मेरा मशवरा है कि आप होटल पाम गुरु की बजाय किसी और होटल में रिहाइश रखें, टैक्सी ड्राइवर ने मशवरा दिया। क्यों? होटल पाम गुरु में क्या जिन भूत रहते हैं? तनवीर का मूड वाकई ऑफ हो गया था। यस सर, आप पालमेकर और उसके ग्रुप को जिन भूत ही कह सकते हैं। होटल पाम गुरु उनका मखसूस अड्डा है और वो दुनिया की हर बुराई और जुर्म में आगे आगे रहते हैं। इंतहाई हाथ छोट, इंतहाई वैशी किस्म के लोग हैं और नया आदमी तो उनका बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है, ड्राइवर ने बड़े पुरखलूस लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, मैं पालमेकर से भी बड़ा भूत हूँ और ये भी बता दूं कि मैं गुरु पालमेकर से ही मिलने जा रहा हूँ, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। वो बैक मिरर में नौजवान ड्राइवर का चेहरा बखूबी देख रहा था और उसने देखा कि उसकी ये बात सुनकर ड्राइवर का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। ओ जनाब, वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज आप पालमेकर से मेरे मुतल्लिक कोई बात ना करें, वरना वो मुझे मेरी टैक्सी समेत जमीन में दफन कर देगा, ड्राइवर ने कांपते हुए लहजे में कहा। ओके, और सुनो, आइंदा इस किस्म के मशवरे भी मत दिया करो, अपनी खाल में रहना अच्छा होता है, तनवीर ने जवाब दिया। यस सर, सॉरी सर, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और टैक्सी में एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। लेकिन अब तनवीर पालमेकर के बारे में सोच रहा था और फिर उसने फैसला कर लिया कि वो पालमेकर को ही इस्तेमाल करेगा। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक वसीअ व अरीज़ इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो गई। ये 2 मंजिला इमारत थी, लेकिन उसके गिर्द खासे बड़े लॉन थे। इमारत पर होटल पाम गुरु का जहाजी साइज का नेवन साइन चमक रहा था।
टैक्सी ड्राइवर ने होटल के मेन गेट के सामने टैक्सी रोक दी। तनवीर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और उसने जेब से बटुआ निकाला ताकि किराया दे सके। रहने दीजिए साहब, आपकी खिदमत करके मुझे खुशी हुई है। बस प्लीज मेरी गलती माफ कर दीजिएगा, गुड बाय, ड्राइवर ने गुगियाए हुए अंदाज में कहा और दूसरे लम्हे वो तेजी से टैक्सी कार आगे बढ़ाकर ले गया। तनवीर के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। वो अब पालमेकर की टाइप को समझ गया था। उसके पास सिर्फ एक ब्रीफ केस था जिसमें करेंसी और उसके कागजात वगैरह थे। उसने ब्रीफ केस उठाया और फिर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। मेन गेट पर खड़े हुए बावर्दी दरबान ने उसे करीब आते देखकर दरवाजा खोल दिया और तनवीर सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। होटल का हाल शानदार था। हालांकि टैक्सी ड्राइवर की बातें सुनकर तनवीर ने यही अंदाजा लगाया था कि ये इंतहाई थर्ड क्लास टाइप होटल होगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आ गया कि ये पाकेशिया नहीं है बल्कि एक्रेमिया है। यहाँ का थर्ड क्लास होटल भी पाकेशिया के फर्स्ट क्लास होटल के मेयार का ही होगा। वो ब्रीफ केस उठाए सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया जहाँ दो खूबसूरत एक्रेमियन लड़कियां खड़ी थी। यस सर, एक लड़की ने तनवीर की तरफ देखते हुए कारोबारी अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। एक अच्छा सा कमरा, तनवीर ने मकामी लहजे में एक्रेमियन ज़बान बोलते हुए कहा। यस सर, लड़की ने सर हिलाते हुए कहा और फिर सामने रखे रजिस्टर पर झुक गई। आपका कार्ड, लड़की ने कहा। कार्ड मांगने पर तनवीर ने जेब से एक्रेमिया का मखसूस शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके सामने रख दिया। लड़की ने तेजी से अंदराजात करने शुरू कर दिए। कितने दिनों की बुकिंग करनी है जनाब? लड़की ने आखिरी खाने पर रुकते हुए सर उठाकर पूछा। सिर्फ 2 रोज के लिए, तनवीर ने जवाब दिया और लड़की ने अंदराजात मुकम्मल करके रजिस्टर तनवीर की तरफ घुमा दिया। साइन कर दीजिए और $600 अनायत कर दीजिए, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर ने दस्तखत किए और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने हजार डॉलर्स की मालियत के नोटों की एक बड़ी गड्डी निकाली और उसमें से एक नोट बड़े लापरवाह से अंदाज में निकालकर लड़की की तरफ फेंक दिया। बाकी तुम रख लो हनी, अलबत्ता ब्लैक विस्की की एक बोतल भिजवा देना, तनवीर ने बेनियाजाना लहजे में कहा और इधर उधर इस तरह देखने लगा जैसे हाल की सेहत से महफूज हो रहा हो। ये लीजिए सर, चाबी, कमरा नंबर 12, दूसरी मंजिल, और टिप के लिए शुक्रिया। लड़की की मुस्कुराहट इस बार वाकई जानदार थी। अच्छा, तनवीर ने कहा और चाबी जिसके साथ एक कार्ड मुंसलिक था उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसकी तेज नजरों ने एक मेज के गिर्द बैठे 4 एक्रेमियों को चेक कर लिया था जिनके सरों पर खासे लंबे बाल थे, कलमें भी थोड़ी तक आ रही थी और वो अपने हुलियों और लिबास से वाकई गुंडे लग रहे थे। उनकी नजरें तनवीर पर ही जमी हुई थीं। तनवीर मुस्कुरा दिया। उसने जानबूझकर बड़े नोटों की गड्डी का मुजाहरा किया था और उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा है। चंद लम्हों बाद लिफ्ट ने उसी दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। उसने कमरा नंबर 12 का लॉक खोला और दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। कमरा वाकई बेहद शानदार अंदाज में सजा हुआ था और खासा फराख था। तनवीर ने बैग एक तरफ उछाला और आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस कम इन, तनवीर ने मुड़े बगैर कहा। वेटर सर, दरवाजा खुलने के साथ ही एक आवाज सुनाई दी और फिर एक वेटर ने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में रखी ब्लैक विस्की की बोतल मेज पर रखी। वो साथ ही गिलास और बर्फ की ट्रे भी ले आया था। इनको वापस ले जाओ, मैं प्योर पीने का आदी हूँ, तनवीर ने कहा और वेटर सर हिलाता हुआ ट्रे उठाए वापस चला गया। वेटर के वापस जाते ही तनवीर ने विस्की की बोतल का ढक्कन खोला और उसे उठाए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल वहां वाश बेसन में पलट दी और जब बोतल खाली हो गई तो वो उसे उठाए वापस आया और उसने बोतल दोबारा मेज पर रख दी। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। तनवीर चौंक पड़ा। यस, तनवीर ने रिसीवर उठाते हुए कहा। आप स्कॉट ब्लोगन हैं, रूम नंबर 12। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। यस,
तुम कौन हो? तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। मैं पॉल मेकर बोल रहा हूं, इस होटल का मालिक। आप हमारे होटल के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और शायद पहली बार आए हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं कि इस होटल में हर किस्म की खिदमत मुहैया करते हैं। खूबसूरत तरीन मुल्की व गैर मुल्की औरतें। इसके अलावा अगर आप पसंद करें तो नीचे तहखाने में गेम रूम भी मौजूद है। अगर आप वहां तशरीफ़ लाएं तो हमें आपकी खिदमत करके खुशी होगी, पॉल मेकर ने कहा और तनवीर के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रेंगने लगी। औरतों से तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर पॉल मेकर, अलबत्ता मैं आपका गेम रूम ज़रूर देखूंगा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, बड़ी खुशी से। आप काउंटर पर सिर्फ गेम रूम के अल्फाज कह दें, आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा, पॉल मेकर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तनवीर ने रिसीवर रखा। वो कुछ देर बैठा सोचता रहा कि वो पॉल मेकर को किस तरह इस्तेमाल करे। क्या उसे उलझकर या उस पर दौलत का रौब डालकर? दोनों ही सूरतें उलझी हुई थीं। वो दरअसल कोई ऐसा जरिया तलाश करना चाहता था जिससे वो किसी की नज़रों में आए बगैर सीधा जजीरा टार्जन पहुंच जाए। वो इमरान ने उसे जजीरा टाफू की टिप दी थी, लेकिन तनवीर लंबे चक्कर में ना उलझना चाहता था। वो बराह रास्त हमला करने का कायल था और उसके नज़रिए के मुताबिक वो अगर मखसूस किस्म का असला लेकर पहुंच जाए तो फिर वहां से आसानी से कमांडर हारिस को निकाल सकता था, लेकिन उसके लिए इंतहाई ताकतवर इंजन वाली लॉन्च रास्तों से वाकिफ कोई गाइड और मखसूस असला सप्लाई करने वाला कोई ग्रुप चाहिए था। इन सारे लवाजमात के बगैर वो आगे ना बढ़ सकता था। कुछ देर सोचने के बाद वो कंधे झटकता हुआ उठा और फिर कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट के जरिए काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर से उसे एक राहदारी से गुजारकर तहखाने में बने हुए एक वसी गेम रूम में पहुंचा दिया गया, जहां कार्ड्स की 2 मेजें थीं जिन पर 4 आदमी बैठे कार्ड खेल रहे थे। जैसे ही तनवीर अंदर दाखिल हुआ, साइड से एक भारी जिस्म और लंबे कद वाला आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसके जिस्म पर बेहतरीन तराश का 3 पीस सूट था। वेलकम मिस्टर स्कॉट बुलोटन, मेरा नाम पॉल मेकर है, उस आदमी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई मिस्टर पॉल मेकर, तनवीर ने उसे गौर से देखते हुए बड़े गर्मजोश अंदाज में मुसाफे किया। आइए, इस मेज पर आ जाइए। पॉल मेकर ने एक मेज की तरफ इशारा किया और तनवीर सर हिलाता हुआ उस मेज पर जा बैठा। मिस्टर स्कॉट बुलोटन हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, पॉल मेकर ने मेज पर पहले से बैठे हुए 4 आदमियों से तनवीर का तारुफ कराते हुए कहा और उन्होंने सर हिला दिए। मिस्टर पॉल मेकर, मैं बारी दाव खेलने का आदी हूँ और शार्पिंग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तनवीर ने संजीदा लहजे में कहा। यहाँ शार्पिंग नहीं होती मिस्टर स्कॉट बुलोटन, पॉल मेकर की यहाँ मौजूदगी ही शार्पर्स की मौत है, आप इत्मीनान से खेलिए और जितना भारी दाव आप चाहें खेलें, ये सब लॉर्ड्स हैं, पॉल मेकर ने भी कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। और तनवीर ने सर हिलाते हुए जेब से बड़ी मालियत के नोटों की 2 गड्डियाँ निकाली और सामने रख लीं। मेज पर बैठे हुए बाकी अफराद ने भी जेबों से उसी मालियत के नोटों की गड्डियां निकाली और सामने रख लीं। कार्ड्स बांटे गए, लेकिन तनवीर ने मेज पर उल्टे पड़े हुए कार्ड हाथों में ना उठाए। उसकी तेज नजरों ने कार्ड बांटने वाले हाथों की हरकत देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग पहली बाजी उसे जिताना चाहते हैं, ताकि आइंदा गेम्स में वो शार्पिंग का इल्जाम न लगा सके। इसलिए उसने ब्लैंक खेलना शुरू कर दिया। वो बड़े बड़े नोट आगे खिसकाता रहा और जाहिर है उसके ब्लैंक खेलने की वजह से दूसरे पार्टनर्स को उसे डबल दाव लगाना पड़ रहा था। इसलिए जिस वक्त उसके सामने पड़ी हुई एक गुड्डी दाव में आई, बाकी 4 अफराद की 2-2 गुड़ियां दाव में पहुंच गईं। उन्होंने और गुड़ियां निकाल ली। चूंकि सिर्फ तनवीर ब्लैंक खेल रहा था, इसलिए शो कराने का हक भी उसे ही हासिल था। जब उसकी दोनों गुड़ियां दाव में शामिल हो गईं तो उसने कोट की जेब से उससे भी बड़ी मालियत की 2 गुड़ियां और निकालकर सामने रख ली और फिर उसके लबों पर उस वक्त जहरीली मुस्कुराहट तैरने लगी जब उसने उन 4 खेलने वालों के साथ साथ उनके गिर्द खड़े पॉल मेकर और उसके 4 साथियों के चेहरों पर सनसनी के आसार फैलते देखे। शायद इतने लंबे ब्लैंक दाव का वो तसव्वुर भी न कर सकते थे।
लेकिन अब वो खुद अपने जाल में फंस चुके थे और जब चारों अफराद की गुड़ियां दरमियान में पड़े ढेर में शामिल हो गईं तो उन्होंने पाल मेकर की तरफ देखा। उसने अपने एक साथी को इशारा किया और उसने जेब से और गुड़ियां निकालकर उन्हें दे दी। लेकिन जब तनवीर ने अपनी गुड़ियां खत्म होने पर दोबारा जेब से ऐसी ही 2 और गुड़ियां निकाली तो उन सब के चेहरों पर जल्जले के आसार फैल गए। आप ब्लैंक में इतना लंबा रिस्क क्यों ले रहे हैं? पाल मेकर से न रहा गया तो वो बोल पड़ा, मैं तो ऐसे ही खेलता हूं मिस्टर पाल मेकर, दौलत की मुझे परवाह नहीं है और जब तक आपके ये लॉर्ड्स इस बात का ऐलान न कर देंगे कि उनके पास अब दाव के लिए रकम नहीं रही, मैं शो नहीं कराऊंगा। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाओ, ये भी शार्पिंग है, इंतहाई जदीद किस्म की शार्पिंग। जब रकम खत्म होने का ऐलान होगा तो असूल के मुताबिक शो की जरूरत ही नहीं रहेगी। रकम खत्म होने का ऐलान शिकस्त का ऐलान है, ये शार्पिंग है। नहीं मिस्टर स्कॉट बलोटन, मैं इस किस्म की शार्पिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाल मेकर का लहजा बेहद तल्ख हो गया। ये शार्पिंग नहीं है मिस्टर पाल मेकर, हो सकता है मेरे पास रकम ख़त्म हो जाए या फिर जब शो हो तो मेरे पास अच्छे कार्ड ना हो, इसलिए ये तो गेम है, सिर्फ गेम। तनवीर ने बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ये शार्पिंग है और तुमने पाल मेकर के कार्ड रूम में शार्पिंग करने की कोशिश की है। अब तुम जिंदा यहाँ से नहीं जा सकते। पाल मेकर का लहजा अब मुकम्मल तौर पर बदल गया था। उसने जेब से रिवाल्वर भी निकाल लिया था और उसका रिवाल्वर निकालते ही न सिर्फ उसके चारों साथियों ने रिवाल्वर निकाल लिए बल्कि कार्ड खेलने वाले भी उछलकर खड़े हो गए। अब उन सब के हाथों में रिवाल्वर चमक रहे थे। ये रकम उठा लो मेज से, पाल मेकर ने कहा और एक गुंडे ने जल्दी से मेज पर मौजूद सारी रकम उठाई और कमरे के कोने में बने हुए केबिन की तरफ बढ़ गया। तनवीर वैसे ही इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने उनके किसी काम में मदाखलत न की थी। मिस्टर स्कॉट बलोटन, अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि तुम खामोशी से कान दबाए होटल पाम गुरु से दफा हो जाओ, वापस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा ब्रीफ केस वहां से उठा लिया गया है। अलबत्ता जाते वक्त तुम अपना ये कोट उतार कर यहीं रख जाओगे। इस तरह तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी और इसे पाल मेकर की तरफ से इनाम समझना। पाल मेकर ने बड़े तंजिया लहजे में कहा, ओह, और दूसरी सूरत क्या है मिस्टर पाल मेकर? तनवीर ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, तो तुम दलेर बनने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी सूरत यह है कि अभी 8 गोलियां तुम्हारे जिस्म में घुस जाएंगी और फिर तुम्हारी मसखशुदा लाश किसी गटर में पड़ी सड़ती रहेगी। पाल मेकर ने गुर्राते हुए कहा, मिस्टर पाल मेकर, क्या तुम वाकई इस कदर बेखबर आदमी हो या तुम्हारी अकल कहीं घास चरने गई हुई है? क्या तुम मेरा नाम सुनने के बावजूद मुझे ही ये सूरतें सुना रहे हो, जबकि तुम्हें तो मेरा नाम सुनने के बाद इस होटल की मलकियत के कागजात मेरे सामने पेश करने चाहिए थे। तनवीर ने इस बार इंतहाई सर्द लहजे में कहा, क्या मतलब, कौन हो तुम? पाल मेकर तनवीर के फिक्रे के साथ साथ उसके लहजे की सर्दी से चौंक उठा था। उससे पहले इस किस्म के हालात के बावजूद तनवीर के चेहरे पर गहरा इत्मीनान देखकर उसे शक हुआ था कि तनवीर कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी का रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं हो सकता था। स्कॉट बलोटन, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम खामखा मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब पहली सूरत खत्म, पाल मेकर ने तेज लहजे में कहा। ओके, तनवीर ने एक झटके से उठते हुए कहा और फिर इससे पहले कि पाल मेकर कुछ समझता भारी मेज यकलख्त उठती हुई पाल मेकर समेत दूसरी तरफ खड़े हुए 4 आदमी ऊपर गिरी और उसके साथ ही तनवीर ने बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाई और उसी लम्हे साइड पर खड़े हुए 2 अफराद ने गोलियां चला दी। लेकिन तनवीर एक लम्हा पहले हवा में उछल चुका था, इसलिए गोलियां उसके नीचे से निकल गईं। लेकिन दूसरे लम्हे वो दोनों बुरी तरह चीखते हुए उलटकर फर्श पर जा गिरे। तनवीर ने कलाबाजी खाकर दोनों टांगें फैलाकर बैक वक्त उन दोनों के सीनों पर मारी थी और फ्लाइंग किक लगाकर तनवीर एक बार फिर कलाबाजी खाकर सीधा हुआ तो इस दौरान वो एक रिवाल्वर उठा चुका था।
उसी लम्हे उस पर बैक वक्त 5 फायर हुए, लेकिन तनवीर एक बार फिर हवा में उछल गया। उसकी तेज नजरों ने एक लम्हे में उन 5 को मेज उल्टा कर उठते देख दिया था। हवा में उछलने के बाद उसके कदम दोबारा जमीन से लगे तो पालमेकर के हाथ से रिवॉल्वर निकल चुका था और बाकी 4 सीनों पर गोलियां खाकर फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। पैर जमीन पर लगते ही तनवीर का हाथ बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से घूमा और फ्लाइंग किक के शिकार उठते हुए दोनों आदमी भी गोलियां खाकर तड़पने लगे। यह सब कुछ इस कदर तेज रफ्तारी और फुर्ती से हुआ कि शायद इस सारी कार्रवाई में सिर्फ 10 या 12 सेकंड खर्च हुए होंगे और इन 10-12 सेकंडों में 7 लाशें वजूद में आ चुकी थी और पालमेकर हाथ पर गोली खाकर आंखें फाड़े खड़ा उस तरह देख रहा था जैसे अचानक उसकी आंखों की बिनाई गायब हो गई हो। हाँ तो मिस्टर पालमेकर, अब तुम्हें स्कॉट ब्लॉटन के नाम से कुछ याद आ गया है या एक फायर और करूं? तनवीर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। आप कौन हैं? प्लीज आप खुद बता दें, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कम अज कम अब मुझे इतना मालूम हो गया है कि आप कोई बड़े आदमी हैं, पालमेकर ने गुगियाते हुए कहा। यहाँ आते ही टैक्सी ड्राइवर ने मुझे तुमसे डराने की कोशिश की थी कि तुम और तुम्हारे साथी जिन भूत हैं, तो मैंने उसे बताया था कि मैं उनसे भी बड़ा भूत हूँ, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। गोस्ट? ओह, बिग गोस्ट, ओह ओह, अब मैं समझ गया, आप बिग गोस्ट के आदमी हैं। ओह, वाकई मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैंने बिग गोस्ट के आदमी से उलझने की कोशिश की। पालमेकर कांपते हुए घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसका चेहरा हल्दी से भी ज्यादा जर्द पड़ गया था और चेहरे के तसरात ऐसे थे जैसे वाकई उसने भूत देख लिया हो। तुम एक बार फिर मेरी तौहीन कर रहे हो स्कॉट ब्लॉटन बिग गोस्ट का आदमी नहीं है, बल्कि बिग गोस्ट के चीफ का नाम है। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम इंतहाई थर्ड क्लास टाइप मुजरिम हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वरना स्कॉट ब्लॉटन पर हमला करना तो एक तरफ, स्कॉट ब्लॉटन की तरफ आंख उठाकर देखने वाला दूसरा सांस लेना भूल जाता है, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। चीफ मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज चीफ मुझे माफ कर दीजिए। पालमेकर ने वाकई हाथ आगे बढ़ाकर तनवीर के जूतों पर हाथ रख दिए। वो बुरी तरह गगिया रहा था। ओह, तो तुम बिल्कुल ही बोधे निकले हो। हालांकि मुझे बताया गया था कि हानोलो में तुम्हारी बड़ी दहशत है। उठकर खड़े हो जाओ, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और पालमेकर एक झटके से खड़ा हो गया। चीफ, आपके सामने तो वाकई मेरी जान निकल रही है, वरना यहाँ पालमेकर का नाम सुनकर हर शख्स की जान निकल जाती है। पालमेकर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। है, कितना बड़ा गिरोह है तुम्हारे पास? इमरान ने पूछा। जी बहुत बड़ा है, 50 आदमी हैं, 4 अड्डे हैं, पालमेकर ने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बताया। लेकिन तनवीर इस तरह हंसा जैसे पालमेकर ने बच्चों जैसी बात की हो। ओके, मैं यहाँ आया तो इसलिए था कि अगर तुम्हारी कोई हैसियत है तो हानोलो में तुम्हें बिग गोस्ट की नुमाइंदगी दे दी जाए, लेकिन 50 आदमी और 4 अड्डे ये तो बड़ी मामूली सी बात है, तनवीर ने हकारत भरे लहजे में कहा। ओह ओह चीफ, अगर आप मुझे नुमाइंदगी दे दें तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ आदमी भी बढ़ा सकता हूँ और अड्डे भी। मेरे पास दौलत है, लेकिन मेरे पास किसी बड़ी तंजीम की सरपरस्ती नहीं है, पालमेकर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। दौलत की बात मेरे सामने मत करो, तुम्हारे पास जितनी दौलत होगी उतनी तो मैं अपने एक आदमी को बख्श दिया करता हूँ। काम की बात करो, काम की। क्या तुम यहाँ 50 अड्डे और 400 आदमी रख सकते हो? और सुनो, दौलत तुम्हें हम देंगे और नुमाइंदगी का कमीशन भी 50% होगा। बोलो, तनवीर ने कहा। 50%? ओह यस चीफ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप पालमेकर को अपना अदना खातिम पाएंगे। 50% कमीशन का सुनकर पालमेकर के कदम लड़खड़ा गए। ओके, बाकी बातें यहाँ नहीं किसी दफ्तर में हो सकती हैं, तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जज जी हाँ, आइए सर, इधर सर, पालमेकर ने कहा और तेजी से कोने में बने हुए केबिन की तरफ बढ़ गया। उसने बड़े एहतराम भरे अंदाज में केबिन का दरवाजा खोला और तनवीर अंदर दाखिल हुआ।
और उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया तो केबिन की एक भी दीवार दरमियान से खुल गई और सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दी। आइए चीफ, नीचे मेरा असल दफ्तर है, पाल मेकर ने कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ सीढ़ियां उतरता गया। पाल मेकर उसके पीछे था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाजा था जिसे पाल मेकर ने खोला और फिर वो दोनों एक शानदार अंदाज में सजे हुए कमरे में आ गए जो साउंड प्रूफ था। वेरी गुड, अब कम अज कम कुछ तो तुम्हारी हैसियत का अंदाजा हुआ, तनवीर ने कहा और पाल मेकर शुक्रिया के से अंदाज में बेख्तियार सलाम करने लगा। तनवीर एक आरामदेह सोफे पर बैठ गया। मैं लाशें उठवाने का कह दूं सर, और आपका ब्रीफ केस भी मंगवा लूं? पाल मेकर ने मेज पर रखे हुए इंटरकॉम की तरफ बढ़ते हुए कहा। तनवीर खामोश रहा। पाल मेकर ने फोन पर किसी आदमी को हदायत दी और फिर रिसीवर रखकर वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से ब्लैक विस्की की एक बोतल निकालकर उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में तनवीर के सामने रख दी। आपने कमरे में ब्लैक विस्की मंगवाई थी और प्योर पी थी, इसलिए चीफ मैंने भी यही बोतल मुंतखब की है, पाल मेकर ने खुशामदाना अंदाज में कहा। मैं 8 घंटों में एक बोतल पीता हूं, इसलिए फिलहाल नहीं, तनवीर ने खुश्क लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि पाल मेकर कुछ कहता, साइड का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में तनवीर का ब्रीफ केस था। उसने एक साइड पर ब्रीफ केस रखा और फिर वापस चला गया। इधर मेरे सामने बैठो। अब तुम्हारे मुतालिक कोई हतमी फैसला करना चाहता हूं। तनवीर का लहजा यकलख्त सख्त हो गया। यस सर, यस चीफ, पाल मेकर ने सामने वाले सोफे पर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में बैठते हुए कहा। तो तुम वाकई बिग घोस्ट की नुमाइंदगी हानोलो में करने पर तैयार हो, तनवीर ने कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो वाकई किसी बहुत बड़ी मुजरिम तंजीम का चीफ हो। हालांकि उसके फरिश्तों को भी बिग घोस्ट नामी किसी तंजीम का इल्म न था। उसने तो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर के अल्फाज भूत यानी घोस्ट दोहराए थे। लेकिन पाल मेकर जिस अंदाज में मरऊब हुआ था, इसलिए तनवीर समझ गया था कि बिग घोस्ट एक्रेमिया की कोई बहुत ही बड़ी मुजरिम तंजीम है। ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती होगी चीफ, पाल मेकर ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। लेकिन उसके लिए तुम्हारा इम्तिहान जरूरी है। जाती इम्तिहान? क्या तुम इम्तिहान के लिए तैयार हो? तनवीर ने कहा। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ बॉस। बिग घोस्ट की नुमाइंदगी हासिल करने के लिए मैं आग के समुंदर में भी कूद सकता हूँ, पाल मेकर ने लहजे को पूरी तरह बाएतमाद बनाते हुए कहा। तुम कभी जजीरा टार्जन पर गए हो? जजायर फनलैंड के जजीरा टार्जन। तनवीर असल बात पर आ गया। जजीरा टार्जन, जजायर फनलैंड? नो सर, मैं तो वहां कभी नहीं गया, पाल मेकर ने मायूस से लहजे में जवाब दिया। और तनवीर उसके जवाब से ही समझ गया कि ये कोई बहुत ही छोटी मछली है जो बड़ा बनने की कोशिश में मसरूफ है। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो समुंदर का कीड़ा हो और साथ साथ इंतहाई वफादार और दलेर आदमी भी हो? तनवीर ने एक और आइडिया से बात करते हुए कहा। समुंदर का कीड़ा, दलेर, बहादुर? ओह चीफ, एक आदमी ऐसा है, माइकल ग्रीन, वो बैरी स्मगलर रहा है। उसकी सारी उम्र समुंदर में गुजरी है, लेकिन चीफ एक मिशन के दौरान उसे किसी ऐसे जहरीले सांप ने काट लिया कि उसका सारा जिस्म फूल गया। फिर कई माह तक उसने एक्रेमिया के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया। वो ठीक तो हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे 1 साल तक मुकम्मल आराम करने के लिए कहा। और चूंकि वो हानोलो का रहने वाला है, इसलिए बस वो आराम करने के लिए यहाँ आ गया। अब वो पूरी तरह फिट हो गया है। मेडिकल चेकअप में उसे मुकम्मल तौर पर ओके करार दे दिया गया है। वो कल ही मुझे मिला था। उसने मुझे कहा था कि चूंकि वो तवील अरसे तक फील्ड से कटा रहा है, इसलिए अब उसे दोबारा फील्ड में जाने के लिए लंबी रकम चाहिए। उसने मुझे कहा था कि कोई ऐसा काम उसे दिलाया जाए जिससे उसे लंबी रकम मिल सके, लेकिन बॉस मैंने माजरत कर दी।
क्योंकि मेरे पास ऐसा काम नहीं है। वैसे वो बेहद दलेर, बहादुर और इंतहाई मुखलिस आदमी है, बिल्कुल सोने की तरह खरा आदमी। पाल मेकर ने जल्द जल्द बोलना शुरू कर दिया। वो यहूदी तो नहीं है? तनवीर ने होंठ चबाते हुए पूछा। ओह नो बॉस, वो ईसाई है। और बॉस, यहूदियों से तो वो बेपनाह नफरत करता है, क्योंकि वो जब बच्चा था तो यहाँ के एक यहूदी ने उसकी माँ और बाप को एक कर्जे की खातिर यरगमाल बना लिया था, और फिर उसकी माँ उस यहूदी की खिदमत करते करते मर गई। उसका बाप यहूदी के फार्म पर काम करता करता मर गया। तब भी उस यहूदी का कर्जा खत्म ना हुआ तो उसने माइकल को कर्जा उतारने के लिए काम पर लगा दिया। वो यहूदी माइकल से बेपनाह मशक्कत लेता था, इस कदर के माइकल बेदम होकर गिर जाता तो यहूदी उसे कोड़ों से पीटता। इन्हीं हालात में माइकल जवान हो गया, लेकिन यहूदी का कर्जा बढ़ता ही गया, और फिर एक रोज माइकल उसे कत्ल करके फरार हो गया, और उसके बाद वो बैरी स्मगलरों के ग्रुप में शामिल हो गया। वो बीमार हुआ तो वापस आया है, पाल मेकर ने कहा। गुड, फिर तो वो काम का आदमी है, उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे काम देता हूँ। और सुनो, अगर उसने काम ठीक कर दिया तो फिर उसका मतलब होगा कि तुम पर एतमाद किया जा सकता है, क्योंकि मुझे मर्दमशनास अफराद पसंद हैं। तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है चीफ, मैं उसे बुलाता हूँ, पाल मेकर ने खुश होकर उठते हुए कहा। लेकिन सुनो, उससे मेरा तारुफ सिर्फ इतना कराना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और बस, इससे ज्यादा नहीं। अलबत्ता तुम मेरा नाम उसे बता सकते हो, तनवीर ने कहा, और पाल मेकर सर हिलाता हुआ टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। मैंने कह दिया है जनाब, वो जहाँ भी होगा मेरे आदमी उसे यहाँ ले आएंगे, पाल मेकर ने वापस आते हुए कहा, और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।